वो सारे सवाल तो मैं करवाऊंगा ही आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जैसे दूसरे एग्जाम दोगे, ठीक है ना, तो ठीक ठाक मैं थोड़े ठीक ठाक सवाल भी करवा रहा हूं, जिससे आप दूसरे एग्जाम दो तो वहां पर नहीं फंसो आप लोग, ठीक है ना। तो आपके रेलवे में तो बहुत आसान आसान सवाल हैं, ठीक है ना, उनको तो अपन करेंगे ही करेंगे। तो थोड़ा सा सीखने की कोशिश करना सवालों को। जैसे इस प्रकार के सवाल आपको रेलवे में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इस प्रकार के सवाल आपको जैसे एसएससी की परीक्षा दोगे वहां पर दिखाई देंगे। जैसे आप पर कोई सा दूसरा एग्जाम दिया, बारक वाला एग्जाम दिया, डीएफसीसीएल वाला एग्जाम दिया, तो वहां पर ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को भी सीखने की कोशिश करना। ये अपना हो गया था ये। चलिए यहां से करते हैं। हम्म चलिए ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। बढ़िया। दो सवाल और भी हैं ऐसे सेम मेरे पास में, जो भी अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए थे। चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखो क्या दिया गया है, एक सोना 3 हिस्सों में टूट गया। इन 3 हिस्सों के वजन का अनुपात 3:4:5 है। सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि यह सोना टूटने पर 23,500 का नुकसान हुआ तो सोने की मूल कीमत क्या थी। अरे बैठ जाओ जल्दी। एक तो लेट आते हो आप लोग, फिर क्लास को डिस्टर्ब करते हो। या तो जल्दी आ जाइए करो, ठीक है ना, क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो बीच में। देखो यहां पर सवाल में क्या दिया हुआ है, कोई मेरा सोना था, ये मेरा सोना है, ये 3 भागों में टूट गया। जैसे ये 3 भागों में टूटेगा तो मान लो पहला भाग मेरा ये है, दूसरा भाग मेरा ये है, और तीसरा भाग मेरा ये है। बात समझ में आ रही है। ये सोने की एक ईंट है और इसको मैंने 3 भागों में तोड़ दिया। पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है, और तीसरा भाग ये है। तो यहां से आप लोग देखोगे तो पहले भाग का जो वजन है वो 3 है, दूसरे भाग का जो वजन है वो 4 है, और तीसरे भाग का जो वजन है वो कितना है, 5 है। ये यहां पर मैंने वजन लिख लिया, ये मेरा वजन है, ठीक है। तो आपने एक चीज और भी देखी होगी, यहां पर सवाल में दिया है कि सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इस लाइन को बड़े ध्यान से समझना, इस लाइन को बड़े ध्यान से समझना। इसमें लिखा हुआ है कि जो सोने की कीमत है, यहां पर लिखा हुआ है कि जो सोने की कीमत है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, इसके वजन के वर्ग के। यहां पर देखना, ध्यान से समझना। यहां पर लिखा हुआ है जो सोने की कीमत है, जो सोने की कीमत है इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब कुछ भी नहीं होता, ये जो चिन्ह होता है ना इसको क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो उससे कंफ्यूज मत होना, आप तो बस दो ही चीज पढ़ना कि जो कीमत है वो किसके बराबर है, वजन के वर्ग के बराबर है। बात समझ में आ रही है। अनुक्रमानुपाती से कंफ्यूज मत होना। इस अनुक्रमानुपाती को आप लोग पढ़ना ही मत, आप लोग सिर्फ ऐसे पढ़ना कि जो सोने की कीमत है, जो सोने की कीमत है किसके बराबर है, वजन के वर्ग के बराबर है। तो यहां पर देखो ये जो अपन ने लिखा है ना, ये क्या लिखा है, वजन लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो कीमत है वो किसके बराबर है, वजन के स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से अगर मैं आपको इनकी कीमत लिखूं,
यहां से अगर मैं आपको इनकी कीमत लिखूं तो देखो कीमत कितनी कितनी हो जाएगी। देखो वजन मेरा 3 है तो कीमत कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। वजन मेरा 4 है तो कीमत कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। वजन मेरा 5 है तो कीमत कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। सवाल में साफ साफ दिया हुआ था कि आपकी जो कीमत है ना वो वजन के वर्ग के बराबर है। जो आपकी कीमत है वो किसके बराबर है, जो आपकी कीमत है वो वजन के वर्ग के बराबर है। वर्ग का मतलब स्क्वायर है ना। जो सोने की कीमत है वजन के वर्ग, वजन का वर्ग के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर कीमत निकालूंगा तो इन सबका स्क्वायर कर लूंगा तो मेरे को कीमत मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा आप खुद बताइए कि टूटने के बाद पहले भाग का वजन 3 है, टूटने के बाद दूसरे भाग का वजन 4 है, टूटने के बाद तीसरे भाग का वजन 5 है। तो टूटने से पहले टोटल वजन कितना रहा होगा भाई। 3 और 4 कितना हो गया, 7, 7 प्लस 5 कितना हो गया, 12 हो गया। बात समझ में आ रही है। वजन चेंज थोड़ी होगा, किसी ईंट को अपन ने तोड़ दिया तो मूल, जो मूल ईंट थी उसका वजन भी वही रहेगा। टूटने के बाद तीनों टुकड़ों का वजन जोड़ूं तो वजन भी मेरा वही रहेगा। ठीक है, तो टूटने के बाद पहले भाग का वजन 3 था, दूसरे भाग का वजन 4 है, तीसरे भाग का वजन 5 है, और टूटने से पहले वजन कितना है, 12 है। तो ये मेरा है वजन। ठीक है, अगर मैं कीमत की बात करूं, अगर मैं कीमत की बात करूं तो मैंने क्या बताया था, जो कीमत है किसके बराबर है, वजन के स्क्वायर के बराबर है। तो टूटने से पहले जो ईंट की कीमत थी वो कितनी रही होगी, 12 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। मतलब ईंट की जो कीमत है टूटने के पहले कितनी रही होगी, 144 रही होगी। और टूटने के बाद देखो इसकी कीमत कितनी हो गई, देखो 3 का स्क्वायर 9 तो यहां हो गया, 4 का स्क्वायर 16 यहां हो गया, 5 का स्क्वायर 25 यहां हो गया, कितना हो गया, 50 हो गया। बात समझ में आ रही है। तो टूटने से पहले कीमत 144 थी, टूटने के बाद टोटल कीमत कितनी आ गई, 50 आ गई। ठीक है, तो यहां से आपको 3 चीजें मिलेगी हमेशा, यहां से आपको 3 चीजें मिलेगी, ध्यान रखना। तीनों चीजें क्या क्या है उस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना। एक तो पहली चीज आपको मिलेगी कि मूल कीमत, आपको शब्द देगा वो मूल कीमत। तो ईंट की जो मूल कीमत थी वो कितनी हो जाएगी, 144 हो जाएगी। अगर ईंट की मूल कीमत आपसे पूछूं, मूल कीमत का मतलब क्या हुआ, टूटने से पहले, तो टूटने से पहले वाली मूल कीमत होती है वो कितनी हो जाएगी, 144 हो जाएगी। अच्छा टूटने के बाद वाली जो कीमत है, बाद वाली कीमत, टूटने के बाद वाली जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। अगर मूल कीमत की बात करूं तो 144 हो जाएगी, टूटने के बाद वाली कीमत की बात करूं तो कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो यहां पर पहले कीमत 144 थी, उसी ईंट की टूटने के बाद में कीमत कितनी हो गई, 50 हो गई। तो आपको नहीं लग रहा कि यहां पर उसको नुकसान हुआ है। बात समझ में आ रही है। भाई टूटने से पहले कीमत 144 थी, टूटने के बाद कीमत 50 हो गई, तो यहां पर नुकसान कितना हुआ है, यहां पर जो उसको नुकसान हुआ है कितना हुआ है, 94 का नुकसान हुआ है। तो 3 चीजें आपके पास में यहां मिल गई। एक तो मूल कीमत 144 आ गई, एक बाद वाली कीमत कितनी आ गई, 50 आ गई, एक नुकसान कितने का हुआ, 94 का हुआ। अब आपसे कोई भी एक चीज देके कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे आपको बाद वाली कीमत का मान दे देगा, जैसे बाद वाली कीमत का मान आपको दे दिया 2500 रुपए, तो आपसे पूछ लेगा कि मूल कीमत क्या थी। तो बाद वाली कीमत का मान 2500 दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 50 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। 50 इकाई का मान 2500 हो जाएगा, तो यहां से एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर एक इकाई का मान 50 आ गया तो मेरे से कुछ भी पूछे उसकी गुणा में एक इकाई के मान से कर दूंगा। जैसे मेरे से मूल कीमत पूछा जाए तो 144 की गुणा किससे कर दूंगा, 50 से कर दूंगा। अगर मेरे को यह पूछा जाए कि कितने का नुकसान हुआ तो 94 की गुणा किससे कर दूंगा, 50 से कर दूंगा। बात समझ में आ रही है। तो आपको इन तीनों में से कुछ भी दिया जा सकता है। जैसे कल को आपको वो बोल दे
जैसे कल को आपको वो बोल दे कि यहां पर मान लो उसको 23,500 का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। जैसे सवाल में आपको बोल दिया कि 23,500 का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, तो आपने यहां पर नजर घुमाई तो नुकसान कितने का हुआ था, 94 का हुआ था। तो 94 इकाई का मान कितना आ जाएगा, 23,500 आ जाएगा। तो 94 इकाई का मान 23,500 है, तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, 23,500 भाग किसका दे दूंगा, 94 का भाग दे दूंगा। और मेरे से क्या पूछा था, मूल कीमत मेरे से पूछी थी, तो मूल कीमत कितनी थी, 144 थी, तो गुणा किससे कर दूंगा, 144 से। बात समझ में आ रही है। इन तीनों में से आपसे आपको कुछ भी दिया जा सकता है सवाल में, बाद वाली कीमत दिया जा सकता है, नुकसान वाला मूल्य आपको दिया जा सकता है, और मूल कीमत आपको दी जा सकती है। जैसे यहां पर नुकसान 94 का हुआ और नुकसान 23,500 का दिया हुआ है, तो 94 इकाई का मान 23,500 हो गया, एक इकाई का मान 23,500 बटे में 94 हो जाएगा। और आपसे मूल कीमत पूछ लिया, मूल कीमत 144 थी, तो 144 से क्या कर लिया, गुणा कर लिया। ठीक है, तो यहां से देखो इसको हल करोगे, यहां से हल करोगे तो 2 से काट लो, 2 से काटोगे तो 4 बार, 47 बार। 2 से काटोगे तो कितने बार कटेगा, 72 बार कटेगा। ये देखो मेरा 5 बार कट रहा होगा, शायद कट रहे हैं क्या, 5 बार मेरा कट रहा था, तो यहां से कितना आ जाएगा, 500 इंटू 72 आ जाएगा। 500 इंटू 72 करोगे तो कितना आ जाएगा, 36,000 आ जाएगा। बात आई थोड़ी थोड़ी समझ में। ठीक है, ऐसे 2 सवाल और भी पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, उन दोनों सवालों को भी मैं यहां पर लाता हूं। चलिए, चलिए इसको करिए। दोनों सवाल सेम ही है ना, जिसको समझ में नहीं आया इससे बराबर समझ में आ जाएगा। एक बार करिए इसको। एक हीरा 3 हिस्सों में टूट गया, वस्तु आपको कुछ भी दिया जा सकते हैं, सोना, हीरा, चांदी, मिट्टी, कुछ भी दिया जा सकता है, गिलास दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। एक हीरा 3 हिस्सों में टूट गया, इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात 2, 3, 4 है। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि यह हीरा टूटने पर 52,000 का नुकसान हुआ, हीरे की मूल कीमत क्या थी। कितना आ रहा है, हाँ सही है, वेरी गुड। तो इस प्रकार के सवाल आपको रेलवे प्रीवियस ईयर में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हो सके आने वाले रेलवे के एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो प्रीवियस ईयर में पूछा है सेम वही पूछता चला जाएगा, ठीक है ना कुछ चेंजेस थोड़ा बहुत होता है। तो यहां पर ये सारे सवाल एसएससी के पूछे हुए सवाल हैं, तो आपके रेलवे में जरूर पूछे जा सकते हैं। हो गया क्या, ठीक है। तो यहां पर देखो, एक हीरा 3 हिस्सों में टूट गया, इनके वजन का अनुपात 2, 3, 4 है। देखो अगर मैं वजन की बात करूं तो वजन का अनुपात 2, 3 और 4 है। ये मेरा हीरा था, ये मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया, इनके वजन का अनुपात इतना था। तो यहां पर टोटल वजन हीरे का बिना टूटे कितना हो जाएगा, 4, 3, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आगे दिया हुआ है इसकी जो कीमत है, इसकी जो कीमत है वजन के वर्ग के बराबर है। मतलब इस वजन का मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा,
कीमत मिलेगी। तो यहां से देखो इनकी कीमत क्या हो जाएगी, इस वजन का स्क्वायर कर दूं तो मुझे कीमत मिल जाएगी, 2 का 4 मिलेगा, 3 का 9 मिलेगा, 4 का कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। ठीक है, तो यहां से देखो ये 9 भी मेरा क्या था, वजन था, इस वजन का मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कीमत मिलेगी। तो ये हो गई मेरी वास्तविक कीमत, मूल कीमत। ठीक है, इधर कीमत कितनी आ जाएगी, 29 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से कीमत पहले 81 थी, बाद में कीमत कितनी हो गई, 29 हो गई। यहां से इसको नुकसान कितने का हो रहा था, 52 का इसको नुकसान हो रहा था। तो मैंने क्या बताया, आपके पास में तीन ही चीजें रहेगी, मूल कीमत रहेगी, बाद वाली कीमत रहेगी, और यहां पर नुकसान वाला मान आपको दिया रहेगा। ठीक है, अब सवाल को पढ़िए कि सवाल में तीनों में से आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो आपने ये देखा कि तीनों में से आपको नुकसान वाला दिया हुआ था, तो नुकसान कितने का हुआ, 52,000 का नुकसान हुआ, और यहां से नुकसान कितने का हो रहा था, 52 का हो रहा था। तो 52 इकाई का मान 52,000 है, तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। अगर एक इकाई का मान 1,000 हो गया, तो चाहे आपसे मूल कीमत पूछे, चाहे आपसे बाद वाली कीमत पूछे, क्या फर्क पड़ता है। अगर मूल कीमत पूछेगा तो मूल कीमत आपकी कितने हो जाएगी, 81 से गुणा कर दूंगा तो 81,000 हो जाएगी। अगर आपसे बाद वाली कीमत पूछा जाए, जैसे बाद वाली कीमत आपसे पूछा जाए, तो देखो बाद वाली कीमत यहां पर कितनी है, 29 है, और एक इकाई का मान 1,000 था, तो बाद वाली कीमत कितनी हो जाएगी, 29,000 हो जाएगी। तो अपन से तो देखो मूल कीमत पूछा गया था, तो मूल कीमत हो जाएगी आपकी 81,000। बात आ गई समझ में, किसी को डाउट है क्या, बता दो किसी को डाउट हो तो। चलिए, एक हीरा 1:2:3 के अनुपात के 3 हिस्सों में टूट जाता है, हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। यदि टूटने से पहले हीरे की कीमत 64,800 रुपए है, तब टूटने के बाद कीमत में गिरावट ज्ञात कीजिए। टूटने के पहले की कीमत आपको दी हुई है, तो टूटने के बाद वाली कीमत आपसे पूछ ली। तीन ही चीजें आपके पास रहेगी, टूटने से पहले वाली कीमत, टूटने से बाद वाली कीमत, कितने का नुकसान हुआ, तीनों में से कुछ ना कुछ आपको देगा वो। यहां पर टूटने से पहले वाली कीमत उसने दे दी, 39,600 सही है मेरे हिसाब से। उनतालीस छह सौ लोकेसारिया। सबसे पहले तो टूटने के पहले वाला कीमत कितना था वो निकालिए, कितना आया बताइए, 36। टूटने के बाद वाली कीमत कितनी है बताइए, 14। नुकसान कितने का हुआ,
ठीक है, अब सवाल में आपको क्या देके रखा है? सवाल में आपको क्या देके रखा है? टूटने से पहले हीरे की कीमत 64,800 थी और अपने हिसाब से कीमत कितनी आई थी? 36। तो 36 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 64,800 हो जाएगा। तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? हाँ, 64,800 में किसका भाग दोगे? 36 का भाग दोगे। ठीक है, तो एक इकाई का मान आ गया। फिर आपसे जो भी पूछा है ना उससे गुणा कर देना। जैसे आपसे पूछा है कि बाद में कीमत कितनी होगी, तो है ना, तो वो आप लोग कर देना। चलिए देखते हैं। तो एक हीरा एक, दो और तीन के अनुपात में टूट गया तो ये इसका वजन है। तो 3, 2, 5 प्लस 1 मेरा 6 हो जाएगा, ये भी मेरा वजन होगा। ठीक है, अगर मैं कीमत की बात करूं तो कीमत इसकी हो जाएगी 36। ठीक है, अगर यहां पर कीमत की बात करूं तो कीमत इसकी हो जाएगी 1, कीमत इसकी हो जाएगी 4, कीमत इसकी हो जाएगी 9। तो यहां से देखो कितना हो गया? 14 हो गया। तो यहां से ये बाद वाली कीमत, यहां से इसको नुकसान कितने का हुआ? नुकसान कितने का हुआ? 22 का नुकसान हुआ। अब यहां से आप लोग जो भी तीनों में से देखो कुछ ना कुछ आपको दिया होगा। या तो ये वाला मान आपको दिया होगा, इसको बोला जाता है टूटने से पहले वाला मूल्य, जिसको मूल कीमत भी बोलाई जाती है। ठीक है ना, टूटने से पहले वाला मूल्य जिसको मूल कीमत भी बोला जाता है, टूटने के बाद वाला मूल्य, और इन दोनों का अंतर लूंगा तो मेरे को इतने का नुकसान हो जाएगा। तो इन तीनों में से आपको कुछ ना कुछ देगा वो, या तो ये वाला मान देगा, या फिर ये वाला मान देगा, या फिर ये वाला मान देगा। सवाल में आप ध्यान से पढ़ोगे तो यदि टूटने से पहले हीरे की कीमत कितनी है? 64,800 है। तो टूटने से पहले हीरे की कीमत कितने थे? 36 थी। तो 36 इकाई का मान देखो कितना हो जाएगा? 64,800 हो जाएगा। तो एक इकाई का मान कितना आ जाएगा? 64,800 में किसका भाग दे दूंगा? 36 का भाग दे दूंगा, कितना जाएगा? 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो एक इकाई का मान ये हो गया। अब देखो आपसे क्या पूछा है? बाद वाली कीमत आपसे पूछी है कि नुकसान आपसे पूछा है। देखो, तब टूटने के बाद कीमत में गिरावट आपको बतानी है। टूटने के बाद वाला मूल्य आपको नहीं बताना, टूटने के बाद गिरावट कितने की आई वो आपको बतानी है। देखो पहले कीमत 36 थी, बाद में कीमत 14 हो गई, तो देखो गिरावट कितने की आई? 22 की गिरावट आई। तो एक इकाई का मान 1800 है, तो 22 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 39,600 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? वो नुकसान बोले या फिर कीमत में गिरावट बोले, बात एक ही है। पहले कीमत 36 थी, बाद में कीमत 14 हो गई, देखो कितने की गिरावट आई? 22 की गिरावट आई। तो आपको 22 इकाई का मान निकालना है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह है, जब भी इस प्रकार टूटने वाला सवाल आएगा, आपको तीन कीमत आपके पास रहेगी। मूल कीमत, कितने का नुकसान हुआ, या फिर कितने की गिरावट आई, और बाद वाली कीमत। इन तीनों में से कुछ ना कुछ आपको वो देगा, और आपसे फिर कुछ भी पूछ लेगा। जैसे मूल कीमत पूछ लेगा, बाद वाली कीमत पूछ लेगा, आपसे नुकसान पूछ लेगा। तो एक इकाई का मान निकालो। सबसे पहले तो जो भी एक इकाई का मान आएगा उसको किससे गुणा करना है? जो भी आपसे पूछा गया है। चलिए, किसी को डाउट है क्या? अगर ये सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं तो बिल्कुल एज इट इज रिपीट होंगे। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल एज इट इज रिपीट होंगे अगर आपके पेपर में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो। चलिए, क्या एक बार फिर से समझाऊं? अच्छा, कहां तक डाउट है? क्या पूरे में डाउट है? यहां तक तो समझ में आ गया। मूल कीमत 36 है, नुकसान 22 का है, बाद वाली कीमत कितनी है? 14 है। ठीक है, अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, सवाल में क्या देके रखा है? टूटने से पहले हीरे की कीमत कितनी देके रखी है? 64,800। तो इन तीनों संख्या में आप लोग देखिए कि टूटने से पहले वाली कीमत कौन सी है? टूटने से पहले वाला नंबर कौन सा है? ये वाला है। मूल कीमत देखो, ये पूरी ईंट है ना, टूटने से पहले वाला है।
और ये मेरा टूटने के बाद वाला है, तो मूल कीमत 36। इसका मतलब यह है इस 36 इकाई का मान सवाल में कितना दिया हुआ है, 64,800 दिया हुआ है। यहां तक समझ में आ गया। तो एक इकाई का मान निकाल लूंगा, तो 64,800 में किसका भाग दूंगा, 36 का भाग दूंगा। आपने भाग दिया क्या, भाग देके बताऊं क्या, 1800 आएगा। 9 का भाग दे लो, 6 का भाग दे लो, ठीक है ना, 1800 आएगा। एक इकाई का मान 1800 आ गया। अब आपसे जो भी पूछे उसकी गुणा किससे करनी है, एक इकाई के मान से करनी है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि बाद वाली कीमत कितनी होगी, तो 1800 की गुणा किससे कर दूंगा, 14 से कर दूंगा। अगर आपसे यह पूछा जाए कि नुकसान कितने का हुआ है, तो 1800 की गुणा किससे कर दूंगा, 22 से कर दूंगा। अगर आपसे यह पूछा जाए कि कितने की गिरावट हुई है, तो पहले 36 थी, बाद में 14 हो गई। देखो कितने की गिरावट हुई है, तो भी 22 की गिरावट हुई है। गिरावट बोल दो या नुकसान बोल दो, बात एक ही है। तो एक यूनिट का मान 1800 है, तो 22 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 39,600 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, हो गया था वैसे, हो गया था क्या, कर लो एक बार, रिवीजन हो जाएगा। एक लोमड़ी शेर का पीछा करता है। शेर जितने देर में 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांग लगाती है। शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 42, 35। हो गया क्या, नहीं हुआ, 25, 42, 25, 42 आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या आता है। देखो यहां पर क्या क्या है, लोमड़ी है और क्या है, मेरा शेर है। लोमड़ी कितनी छलांग लगाती है, यहां पर कितनी छलांग लगाएगा वो लिखनी है। देखो, एक लोमड़ी शेर का पीछा करती है। शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, शेर कितनी छलांग लगाएगा, 5 छलांग लगाएगा। लोमड़ी उतनी देर में कितनी छलांग लगाएगी, 7 छलांग लगाएगी। शेर 5 छलांग लगा रहा था, तो लोमड़ी कितनी छलांग लगाएगी, 7 छलांग लगाएगी। ठीक है, आगे देखो क्या दिया हुआ है, शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी। मतलब शेर 7 छलांग में जितनी दूरी तय करता है, लोमड़ी कितनी करेगी, 5 करेगी। ये लाइन आपको वो देगा, टेंशन मत करो, ये वाली लाइन आपको देगा ही देगा वो। शेर जितनी देर में 7 छलांग लगाता है, सॉरी, शेर द्वारा 6 है, 6 सॉरी, शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी, शेर 6 छलांग में जितनी दूरी तय करता है, लोमड़ी 5 छलांग में उतनी दूरी तय करेगी। तो यहां से शेर का मान कितना हो गया, 5 हो गया, और यहां पर लोमड़ी का मान कितना हो गया, 6 हो गया। तो इन दोनों के मैं गुणा करूंगा तो 42 आ गया, इन दोनों के मैं गुणा करूंगा तो कितना आ गया, 25 आ गया। तो मेरा जो चाल का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 42:25 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, टाइपिंग वाले गलती कर देते हैं बीच बीच में। आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली सीट है उसमें भी टाइपिंग एरर है। ठीक है ना, बहुत सारे सवालों में टाइपिंग एरर है। तो अभी बताओ सीट का डिस्कशन कब करें, सीट का डिस्कशन कब करें बताइए। चलो, मंडे को, मंडे तक सारे के सारे लोग प्रॉफिट एंड लॉस की सीट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, मंडे को अपन यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस वाली सीट को डिस्कस करेंगे। पाइप एंड टंकी के भी शायद 30 सवाल बच रहते हैं अपने।
ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली सीट को मंडे को डिस्कस करेंगे, सबके सब लोग कर लेना। कुछ भी टाइपिंग एरर होगा तो उसको मैं वहां पर करेक्ट करवा दूंगा। चलिए, वैसे ज्यादा नहीं है, कुछ कुछ सवालों में है बस। हाँ करिए, इसको करिए, अच्छा सवाल है। एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है, उतनी देर में एक शेर 12 छलांग लगाता है, तथा जितनी देर में शेर 12 छलांग लगाता है, उतनी देर में एक लोमड़ी 15 छलांग लगाती है। कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी शेर द्वारा 16 छलांग में तय की गई दूरी तथा लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करिए। जहां पर पहले ये 2 में देता था, जैसे यहां पर अपन ने क्या देखा, यहां पर उसने क्या दिया था, शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। तो अपना ऐसा निकल के आता था। लेकिन यहां पर अगले सवाल में इसने 3 जानवर दे दिया। इस सवाल में 2 जानवर हैं, अगले सवाल में क्या दे दिया, 3 जानवर दे दिया। ठीक है ना, तो करिए, आसान सा सवाल है। प्रोसेस वही होना चाहिए, सबसे पहले तो कुत्ता है, कुत्ता लिखो, फिर शेर है, शेर लिखो, फिर लोमड़ी है, लोमड़ी लिखो। फिर यहां पर कुत्ता कुत्ता कितने छलांग लगाता है, शेर कितने छलांग लगाता है, लोमड़ी कितनी, क्या, सी, ठीक है। यहां पर कुत्ता कितनी छलांग लगाएगा, लोमड़ी कितनी छलांग लगा रहा है, शेर कितनी छलांग लगाएगा, वो लिखिए। ठीक है, उसके बाद देखो ये लास्ट वाली लाइन आपको देगा, कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी बराबर शेर द्वारा 16 छलांग में तय की गई दूरी बराबर लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। तो क्या आपको मैंने ऐसा नहीं बताया था क्या, जैसे मान लो ये होता 3A बराबर 4B बराबर 5C, अगर इस प्रकार का होता तो ए का मान निकालो, बी का मान निकाल लो, सी का मान निकालो। ठीक है ना, 8 से 5 प्रोसेस वही रहेगा करने का, जैसे 2 वाला की सवाल किया था, प्रोसेस वही है। चलिए, लोगों का उत्तर आ गया। सबसे पहले तो ये लिखिए कितने कितने जानवर थे। देखो यहां पर देखो मेरा कुत्ता था, देखो कुत्ते के बाद देखो क्या था, शेर था, शेर के बाद देखो लोमड़ी थी। यहां पर इन्होंने कितने कितने छलांग लगाए वो लिखी है। देखो कुत्ता कितने छलांग लगाता है, 8 छलांग लगाता है। शेर कितने छलांग लगाएगा, 12 छलांग लगाएगा। और यहां पर लोमड़ी कितने छलांग लगा रही थी, 15 छलांग लगा रही थी। बात समझ में आ रही है, कुत्ते ने 8 छलांग लगाई है, शेर ने 12 छलांग लगाई है, और लोमड़ी ने कितनी छलांग लगाई है, 15 छलांग लगाई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ने किस किसने कितने छलांग लगाई है वो लिख लिया। 2 जानवर थे तब भी यही काम कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन आपको वो देगा ही देगा। बात समझ में आ रही है, यहां से यहां तक वाली लाइन आपको वो देगा ही देगा। 2 वाले में भी सेम लाइन दिया हुआ था। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या क्या लिखा है, कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी। तो यहां पर जो कुत्ता है वो मेरा, यहां पर जो कुत्ता है देखो वो 8 छलांग लगाता है बराबर। यहां पर जो शेर है वो कितनी छलांग लगाता है, 16 छलांग लगाता है। और जो यहां पर लोमड़ी है वो मेरी 24 छलांग लगाता है। तो आपको नहीं लग रहा कि 8A बराबर में 16B बराबर में 24C इस प्रकार का बन गया। आपको नहीं लग रहा कि 8A बराबर में 16B बराबर में 24C बन गया। ठीक है, तो आप कुत्ते का मान कैसे निकालोगे, मतलब A का मान कैसे निकालोगे, शेर का मान कैसे निकालोगे, मतलब B का मान कैसे निकालोगे, लोमड़ी का मान कैसे निकालोगे, मतलब C का मान कैसे निकालोगे। मैंने आपको बहुत आसान सा तरीका बताया है। सबसे पहले तो अगर कुछ कट रहा है तो काट लो। ठीक है ना, जैसे मान लो मेरा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। बात समझ में आ रही है, अगर सबसे पहले तो कुछ कट रहा हो तो काट लो। अब देखो यहां पर कुत्ते का मान कैसे निकलेगा, मतलब ए का मान कैसे निकलेगा,
जिसका मान निकालना है उसको छुपा लो और दोनों को गुणा करो। इसका कैसे निकाल लूंगा, 2 को छुपा लो, यहां पर 1 था तो 1 गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मैं कैसे निकाल लूंगा, इसको छुपा लो, 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कुत्ते का मान 6 आ गया, शेर का मान 3 आ गया, लोमड़ी का मान 2 आ गया। तो कुत्ते का मान तो देखो कितना आ गया, 6 आ गया, शेर का मान 3 आ गया, लोमड़ी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यहां से 8 छंग 48, 12 तिया 36, 15 दूने 30। क्या ये किसी से कट रहे हैं क्या, ठीक है, 6 से कट रहा था, 8 बार काट लो 6 से, 6 से 6 बार काट लो, 6 पंजे का 30। तो यहां से उनकी जो चाल का अनुपात है वो कितना आ गया, 8 6 5 आ गया। बात आ रही है समझ में। तो चाहे सवाल 2 जानवर का पूछा जाए, चाहे सवाल 3 जानवर का पूछा जाए, देखो करने का तरीका अपना वही था, क्योंकि 2 जानवर वाले में भी तो अपन ने यही किया था। शेर का मान निकालना था तो शेर वाले को छुपाइए, कितना बचेगा, 5 बचेगा। इधर लोमड़ी वाले का निकालना था तो लोमड़ी वाले को छुपाइए, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो शेर का मान 5 आ गया और लोमड़ी का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो सेम काम वहां पर करते थे, कुत्ते का निकालना है तो इसको छुपाइए, इन दोनों को गुणा करिए, शेर का निकालना है तो इसको छुपाइए, इन दोनों को गुणा करिए, लोमड़ी का निकालना है तो इसको छुपाइए, इन दोनों को गुणा करिए। तो कुत्ते का मान 6 आ गया, शेर का मान 3 आ गया, लोमड़ी का मान 2 आ गया। यहां पर लिखिए और सीधा सीधा गुणा कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने मेरी पहली और दूसरी क्लास को नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है ना। तो सबसे पहले जिसने नहीं पढ़ा हो, YouTube पर वो सारी क्लासें अपलोड हैं, आप वहां पर जाके सबसे पहले इनको पढ़ो, क्योंकि अब सवालों के बीच बीच में मैं आपको इनको समझाने नहीं बैठूंगा, क्योंकि इनको ऑलरेडी मैंने 2 क्लासों में बढ़िया अच्छे से समझाया था। अब आप लोगों की गलती है कि आप लोग रिवीजन नहीं करते हो या फिर आप कंटिन्यूअस प्रॉपर क्लास नहीं लेते हो, आप लोगों की गलती है, ठीक है ना। तो बीच बीच में ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया था 2 क्लासों में। चलिए, इसको स्किप करिए। चलिए, इस सवाल को करिए, एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात 5:2 है। यदि असफल अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक होती तो सफलता और असफलता का अनुपात 9:5 होता। इस परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए। देखो, होने को यह सवाल बहुत तरीके से हो सकता है, ठीक है ना, ये सवाल बहुत ज्यादा तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अपन एक एक तरीका सीखेंगे, 2 तरीका मैं आपको सिखाऊंगा इस सवाल को करने का। एक रहेगा बेसिक तरीका जो आपको आना ही चाहिए, लेकिन आपको परीक्षा में उसको हल नहीं, फॉलो नहीं करना। एक तरीका वो रहेगा जो आपको परीक्षा में फॉलो करना है। चलिए, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि बेसिक तरीका इस सवाल को हल करने का क्या है, जो आपको आना चाहिए लेकिन परीक्षा में आपको इसका यूज नहीं करना। 126, आपका उत्तर बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। देखो, जो आपने किया ना वो गलती होनी लाजमी है। 126 जो गलती करेगा वो उसका उत्तर 126 ही आएगा, और वो भी 100, वो भी ऑप्शन में प्रेजेंट है, ठीक है ना। लेकिन इसका उत्तर 196 है। चलिए देखते हैं, मुझे पता है आपने कहां गलती की है, वो गलती होगी, ठीक है ना। जो इस सवाल को पहली बार करेगा उससे ये गलती होगी, लेकिन एक बार करने के बाद में फिर वो गलती नहीं होगी। चलिए देखते हैं। तो यहां से देखो मैंने क्या क्या बोला है सवाल में कि परीक्षा में, अच्छा आप खुद बताइए कि कोई भी क्लास है, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। आपको वो बोलेगा नहीं, जो बात मैं आपको सिखा रहा हूं वो बात सवाल में आपको कहीं दिखेगी नहीं, वो आपको सोचनी पड़ेगी, ठीक है ना। सोचनी कैसे पड़ेगी, एक बार आपने इस सवाल को सीख लिया उसके बाद फिर अगली बार ऐसा ही सवाल आएगा तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, एक कक्षा है, इसमें मान लो 50 स्टूडेंट हैं। इस कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट हैं। अगर मैं आपको बोलूं
कि इसमें दो ही प्रकार के स्टूडेंट रहेंगे, या तो पास वाले रहेंगे या मेरे फेल वाले रहेंगे। कोई तीसरी कैटेगरी होती है क्या? या तो पास वाली कैटेगरी होती है या फेल वाली कैटेगरी होती है। दो ही प्रकार के स्टूडेंट रहते हैं, सप्लीमेंट्री वाले काउंट मत करो, या तो फेल होते हैं या पास होते हैं। जो सप्लीमेंट्री होती है वो भी फेल ही माने जाते हैं, ठीक है। तो इस कक्षा में या तो पास विद्यार्थी रहेंगे या मेरे फेल विद्यार्थी रहेंगे। अगर मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि 30 विद्यार्थी मेरे पास हुए तो फेल कितने हो जाएंगे? 20 विद्यार्थी हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि यार पास मेरे 30 नहीं थे, 5 ज्यादा पास थे, पास मेरे 30 नहीं थे, 5 और ज्यादा विद्यार्थी पास थे, 5 और विद्यार्थी पास थे, तो पास कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। अगर पास 35 हो गए तो फेल कितने बचे? 15 बचे। अगर मैं आपको बोलूं कि यार 5 ज्यादा नहीं, 10 ज्यादा विद्यार्थी और पास हो गए, अगर 10 और ज्यादा विद्यार्थी पास हो गए तो पास कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। और फेल कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। यहां से आपने एक बात सीखी होगी कि पास की संख्या अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो वो फेल वाले विद्यार्थियों में से ही निकल के आ रही है। बात समझ में आ रही है? इधर मैं पास बढ़ा रहा हूं तो इधर वो फेल वाली संख्या में से ही निकल के आ रहा है। मतलब इन दोनों का जो कुल है ना वो हमेशा 50 ही रहेगा। यहाँ पर पास प्लस फेल को जोड़ूंगा तो भी विद्यार्थी 50 ही रहेंगे, पास प्लस फेल को जोड़ूंगा तो भी विद्यार्थी 50 ही रहेंगे, पास और फेल को जोड़ूंगा तो भी विद्यार्थी कितने रहेंगे? 50 ही रहेंगे। मतलब मैंने आपको बोला कि 5 ज्यादा विद्यार्थी पास होते तो 5 ज्यादा विद्यार्थी किसमें से निकल के आएंगे? फेल वाले में से निकल के आएंगे। अगर फेल वाले में से निकल के आएंगे तो फेल वाले की संख्या 5 कम हो जाएगी और पास वाले की संख्या 5 बढ़ जाएगी। अगर मैंने आपको बोला कि 10 विद्यार्थी ज्यादा पास हुए होते तो 10 विद्यार्थी जो ज्यादा पास हुए हैं ना वो फेल वाले में से ही निकल के आएगा, तो फेल वालों की संख्या 10 कम हो जाएगी और पास वालों की संख्या क्या हो जाएगी? 10 बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जब भी ये फेल पास का सवाल आता है ना तो कुल विद्यार्थियों की संख्या सेम ही रहती है। भाई बाहर से जब तक उसने अपन को ये नहीं बोला कि बाहर से दूसरे स्टूडेंट आ गए तब तक अपन को बाहर से दूसरे स्टूडेंट काउंट नहीं करने, अपन को उन्हीं में से इधर उधर करना है। जैसे 5 ज्यादा विद्यार्थी पास हुए होते तो 5 विद्यार्थी फेल वाले में से कम होके किस में आ जाएंगे? पास वाले में से आ जाएंगे। 10 विद्यार्थी ज्यादा पास हुए होते तो 10 विद्यार्थी फेल वाले में से हट के किस में आ जाएंगे? पास में से आ जाएंगे। मतलब इन दोनों का जो योग है कुल विद्यार्थी हमेशा कितने रहेंगे? 50 ही रहेंगे। जब तक वो ऐसा नहीं बोलेगा कि बाहर से स्टूडेंट आए हैं, ठीक है ना, जब तक वो ऐसा नहीं बोलेगा कि बाहर से स्टूडेंट आए हैं तब तक अपन को कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी रखनी है? 50 ही रखनी है। मतलब इसमें से हट के इसमें चला जाएगा, फेल में से निकल के पास में चला जाएगा तो फेल की संख्या कम हो जाएगी और पास वाले की बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट का यहां पर प्रयोग करना है, ठीक है। अब जब भी फेल पास वाला सवाल आएगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि फेल वाले में से निकल के किस में काउंट करना है? पास वाले में काउंट करना है, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से सवाल को सबसे पहले बेसिक से करते हैं। सफलता और असफलता का अनुपात 5:2 था, तो 5:2 को मैं 5x और 2x मान लेता हूं, ठीक है ना। और सफलता असफलता देखो, ये मेरा सफल वाला है और ये मेरा असफल वाला है। बात समझ में आ रही है? सफलता और असफलता का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:2 दिया हुआ है। मतलब सफलता वाला 5x है और असफलता वाला कितना है? 2x है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या बोला है। इसमें यह बोला है यदि असफल अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक होती, असफल विद्यार्थियों की संख्या कितनी अधिक होती? 14 अधिक होती। मतलब असफल विद्यार्थियों में कितना जोड़ दूंगा? 14 जोड़ दूंगा। तो इसमें 14 की बढ़ोतरी हुई है ना, तो इसमें 14 कम भी होगा। मैंने क्या बताया? इधर से आके इधर चला जाएगा तो इधर कम करना है तो इधर बढ़ जाएगा, अगर इधर कम होगा तो इधर बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर इधर बढ़ेगा तो इधर कम होगा, अगर इधर कम होगा तो इधर बढ़ जाएगा। अगर असफल विद्यार्थी 14 अधिक होते
तो 14 कम कहां से होंगे? सफल वाले में से कम होंगे, क्योंकि इधर के 14 विद्यार्थी हट के किधर आ गए? इधर आ गए। ठीक है, तो ये जो अनुपात है ये कितना हो जाएगा? 9:5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब इसको आप लोग हल करोगे तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, ये देखो बेसिक तरीका है, इसको ये भी तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से 5 × 5 कितना हो जाएगा? 27x हो जाएगा, सॉरी 25x हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। बराबर में 9 × 2 मेरा 18 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। ठीक है, तो x वाले को एक तरफ कर लो और बिना x वाले को एक तरफ कर लो। जैसे 18 को मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, 18 को मैं इधर लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। इन दोनों का काम हो गया खत्म। माइनस के 70 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? इसमें जोड़ूंगा तो 196 हो जाएगा। ठीक है, तो 7x का मान 196 हो गया, तो x का मान कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, ठीक है, 7 8 56, तो x का मान कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो मेरे से पूछा है कुल विद्यार्थी। देखो यहां से कुल विद्यार्थी कितने थे? 5x प्लस में 2x, क्योंकि कुल विद्यार्थी सफल प्लस असफल दोनों मिलाऊंगा तो मेरे कुल विद्यार्थी होते हैं। तो 5x प्लस में 2x कितने हो जाएंगे? 7x हो जाएंगे। तो 7 गुणे में 28 में करूंगा तो कितना आ जाएगा? 196 आ जाएगा। और 7x का मान देखो अपना यहीं से निकल चुका था, 196। ठीक है ना, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 196 हो जाएगी। तो ये इस सवाल को करने का एक बेसिक तरीका था जो आपको आना चाहिए था। चलिए, इस सवाल को परीक्षा में कैसे करना है उसको ध्यान से समझिए। अच्छा, ये समझ में आ गया क्या? इधर से इधर बढ़ेगा तो इधर कम हो जाएगा, अगर इधर बढ़ेगा तो इधर कम हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, इस सवाल को परीक्षा में कैसे करना है। अच्छा, आपको ये तो पता चली गया कि विद्यार्थियों की संख्या मुझे सेम ही रखनी है, क्योंकि विद्यार्थी इधर से हटके इधर चले जाएंगे, इधर से हटके इधर चले जाएंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, विद्यार्थियों की संख्या है, वो मेरी क्या रहेगी? सेम ही रहेगी दोनों ही कंडीशन में। ठीक है, तो यहां से आपने देखा सफल और असफल, सफल और असफल का जो अनुपात है 5:2 है। ठीक है, इसमें आगे क्या बोला है? यदि सफल विद्यार्थियों की संख्या 14 अधिक होती, सॉरी, यदि असफल विद्यार्थियों की संख्या 14 अधिक होती, मतलब इस असफल में मैं कितना जोड़ दूंगा? 14 जोड़ दूंगा, तो मेरा ये जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 9:5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या था? शुरुआत का अनुपात 5:2 था, असफल विद्यार्थियों में कितना जोड़ दिया? 14 जोड़ दिया, तो यह अनुपात कितना हो गया? 9:5 हो गया। तो यहां से सफल और असफल दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यहां पर दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया? विद्यार्थियों की संख्या चेंज नहीं होगी, बराबर रहेगी। आप ये देखो, पहले का अनुपात है और ये मेरा बाद का अनुपात है, तो विद्यार्थियों की जो संख्या है पहले जितनी थी बाद में भी उतनी रहेगी। विद्यार्थियों की संख्या पहले कितनी थी? 7 थी। विद्यार्थियों की संख्या बाद में कितनी हो गई? 14 हो गई। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है? दोनों विद्यार्थियों की संख्या को बराबर रखना है। ठीक है, तो यहां पर देखो, विद्यार्थियों की संख्या बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 7 और 14 को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ऊपर वाले को किससे गुणा कर दोगे? 2 से गुणा कर दोगे। देखो यहां पर भी विद्यार्थियों की संख्या 14 हो गई, बाद में भी विद्यार्थियों की संख्या 14 हो गई। क्योंकि ये प्लस के 14 जुड़े हैं ना, ये असफल में जुड़े हैं, तो सफल वालों में से निकल के असफल में जुड़े होंगे। ठीक है ना? तो विद्यार्थियों की संख्या यहां पर बराबर रहेगी। ठीक है, तो अपन ने क्या सीखा था कि जो काम इधर करना है वो सेम काम पूरे रेशियो के साथ करना है। तो 5 का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो, असफल विद्यार्थी पहले 4 थे, बाद में कितने हो गए, 5 हो गए। देखो कितने से बढ़ा, 1 से बढ़ा। और यहां पर सवाल में कितने से बढ़ रहा था, 14 से बढ़ रहा था। तो एक इकाई का मान 14 हो गया। आपसे क्या पूछा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है। तो कुल विद्यार्थी देखो कितने हैं, 10 प्लस में 4 14, 9 प्लस में 5 यहां से भी 14। मतलब अपन ने जोड़ा था ना कि कुल विद्यार्थी तो 14 है मेरे, जो यहां पर भी 14 थे और ऊपर भी 14 थे। तो एक इकाई का मान 14 है, तो 14 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझो। ऐसे सवालों में मुझे क्या करना रहता है कि विद्यार्थियों की संख्या जो पहले थी, विद्यार्थियों की संख्या बाद में भी उतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या देखो पहले कितनी थी, 7 थी। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या बाद में कितनी हो गई, 14 हो गई। लेकिन विद्यार्थियों की संख्या दोनों ही केस में बराबर होनी चाहिए। लेकिन 7 और 14 मेरा बराबर नहीं है, 7 और 14 बराबर नहीं है, तो इसको किससे गुणा करूंगा, 2 से गुणा करूंगा। तो विद्यार्थियों की संख्या देखो कितनी हो गई, 14 14 हो गई, ठीक है ना। पहले भी 14 थी, बाद में भी 14 हो गई। तो जो काम इधर किया है सेम काम इधर करना है। तो हर जगह 2 से गुणा करो। 5 को 2 से गुणा करूंगा तो 10 आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से देखो सवाल में क्या बोला था, असफल विद्यार्थियों की संख्या 14 अधिक होती। असफल विद्यार्थियों की संख्या पहले 4 थी, बाद में 5 हो गई। देखो कितने से अधिक है, 1 से अधिक है। और सवाल में कितने से अधिक बोली है, 14 से अधिक बोली है। तो एक इकाई का मान 14 है। आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी थी, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितने थी, 14 थी। आप यहां से जोड़ लो, 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्योंकि पुराने अनुपात से कोई मतलब नहीं होता, नए वाले अनुपात से मतलब रहता है। तो एक इकाई का मान 14 है, तो यहां पर कुल विद्यार्थियों का अनुपात 14 था, तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। बात आई समझ में थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। तो परीक्षा में आपको इस प्रकार से इस सवाल को करना है, ठीक है ना। ये इस सवाल को करने का बेसिक तरीका था, लेकिन आपको ऐसे करना है। चलिए, ऐसा सवाल होता है तो मैं देख लेता हूं। चलिए, ऐसा सवाल नहीं है। चलिए बाकी का कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतना रिवीजन करके आना।